I'm very happy to welcome Aditya Johri. He currently studies in IIT Kanpur, and he has got a very inspiring story. क्योंकि मेंस और एडवांस इज वेरी नियर बाय, अभी बस होने वाला है. सो माय इंटेंशन वाज दैट हम वैसे लोगों से बात करें, वैसे स्टूडेंट से बात करें who have gone through this journey, ताकि वो अपनी जर्नी की बहुत सारी चीजें बच्चों के साथ शेयर कर पाएं, which will be very useful for them in preparation and their career planning. So with that, I really welcome Aditya. Aditya also has got his own YouTube channel, and I will request everyone, because if you want to be in the company of IITians, if you want to have good peers, you want to learn from them, so please do subscribe to his channel as well. So with that, welcome Aditya once again. Thank you, sir. Thank you very much. Yes, please tell us about yourself, and then it's all yours. What you feel, what you want to share with the students. So hello everyone, my name is Aditya Johri and I am currently pursuing my BTech from IIT Kanpur. So today I'm here to share my journey with you, and thank you very much, sir, for giving me this opportunity to interact with your audience. My pleasure, Aditya. So Aditya, tell us about how the whole journey began. ये IIT का सपना शुरू कहाँ से हुआ? क्या आपके दिमाग से या फैमिली से, या कहाँ से चालू हुआ ये सब? So basically I was interested in science from really very back, and मेरे father already computer science background से हैं, so मैं बहुत पहले से ही computer science में interested था. And then मेरी cousin sister हैं जो मेरे से 4.5 year बड़ी हैं, so उन्होंने कोचिंग में खुद को enroll करवाया था, and science और maths मेरे favorite subjects थे, तो मैंने उन्हें देखा और मैंने कहा कि मुझे भी join करना है, तो मैंने actually 8th class में ही एक कोचिंग join कर ली थी. So just तब तक मेरे को JEE या IIT कुछ नहीं पता था, it was just because मेरे को science maths पसंद था. That was the only reason. Then मैंने 8th में वहां से किया, and after that it was in 9th कि जब मेरे को थोड़ा सा IIT और उसका में पता चला, and then मेरे को थोड़ा सा आइडिया लगा कि कौन से इंस्टीट्यूट ज्यादा बेटर है उसमें. So then मैंने 9th में FIITSE को स्विच किया 4-year प्रोग्राम में. So मैंने उसका एडमिशन टेस्ट दिया था, उसमें मेरी 100% स्कॉलरशिप आई, तो then I started with FIITSE. So basically इनिशियली धीरे धीरे करके 9th और 10th में मेरे को थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि इनिशियल प्रिपरेशन काफी फायदेमंद रहती है, एंड 9th और 10th में काफी सारे एग्जाम्स हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो फाउंडेशन के लिए. लाइक 9th में दिल्ली में GSTSC होता है, 10th में NTSC होता है. सो 9th और 10th वर लाइक फाउंडेशन, जिसमें मैं थोड़ा सा मतलब ना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चल रहा था. सो बेसिकली नीदर GSTSC नॉर NTSC, मेरे उन दोनों में से कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, एंड डेफिनेटली उसे थोड़ा सा लगता है कि आपकी प्रिपरेशन ढंग से चल रही है या नहीं चल रही है. सो देयर वर मेनी रीजंस. GSTSC में GK क्लियर नहीं हुई थी, NTSC में 5 मार्क्स से रह गया था. सो ये थोड़े थोड़े सेटबैक्स आते रहते हैं, बट उससे आपको बिल्कुल भी वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफी लोग तो 2 या 1 ईयर में प्रिपरेशन कर लेते हैं. तो उसमें जरूरी नहीं है कि ये सब क्लियर होने से कुछ भी JEE से मैटर करता है, आप देन भी IIT में पहुंच सकते हो. सो बेसिकली 11th में मेरी मेन प्रिपरेशन शुरू हुई. 10th तक मेरे को बस एक एडवांटेज था, क्योंकि FIITSE थोड़ा सा एक्स्ट्रा कराते, तो मेरे को एक फाउंडेशन एडवांटेज था. मेरे को 10th से 11th का वो जंप फील नहीं हुआ, जो कि बहुत सारे लोगों को होता है, कोर्स का काफी बिग डिफरेंस. सो मेरे को वो एडवांटेज था. तो 11th में मेरी मेन प्रिपरेशन शुरू हुई, एंड लाइक एवरी एस्पिरेंट 11th की प्रिपरेशन सबसे अच्छी चलती है इनिशियली, काफी एंथुजियाज्म होता है. So 11th was going well, and because वो कोविड टाइम भी नहीं था, so offline classes were going on. But then 12th में थोड़ा सा ट्रांजिशन आया ऑनलाइन की तरफ, एंड इस पीरियड में मेरा थोड़ा सा बैकलॉग जनरेट होना शुरू हुए, क्योंकि एक्चुअली मेरी इतनी कोई ऑनलाइन में इंटरेक्शन नहीं हो रही थी. अगर आपको कोई एक अच्छा पीयर ग्रुप होता है ना, उसके साथ अगर आप पढ़ रहे हो, तो दैट्स अ वेरी बिग एडवांटेज. तो 5-6 बच्चों का आपको रहना चाहिए, उससे आपके ना डाउट्स भी इजी क्लियर होते हैं, और आप मोटिवेटेड भी रहोगे कि वो लोग क्या कर रहे हैं, मेरा भी ये मिसिंग है तो मैं भी कवर कर लूं. बट ऑनलाइन में मेरा थोड़ा सा वो मिसिंग था. प्लस ऑनलाइन क्लास में कभी कभी डिस्ट्रैक्शन भी हो जाती है, टीचर सामने तो है नहीं. सो इन दैट केस अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत इंटरेस्ट नहीं करता, वो थोड़ा सा बैकलॉग्स में चले जाता है. एंड देन एक चीज मैंने रियलाइज की है कि आपकी प्रिपरेशन के 2 पार्ट्स होते हैं. सबसे पहला पार्ट होता है आपकी फाउंडेशन, जहाँ पे आप चैप्टर्स और कंसेप्ट लर्न कर रहे हो, एंड देन होता है आपका रिवीजन एंड कुछ मंथ्स जो आपके लास्ट के होते हैं, जो आपको पेपर टेम्परमेंट बिल्ड करना होता है. सो फर्स्ट उसमें काफी इंपॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंसी से स्टडीली चलते रहो. एंड बैकलॉग्स और लूप होल्स सबके साथ आते हैं, बट उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जितना जल्दी उसे खत्म कर सकते हो उसको कवर कर लो, बिकॉज इंक्रीजिंग टाइम के साथ उसे कवर करना मुश्किल होता जाता है. दैट इज बिकॉज आपका कोर्स जब वास्ट होता जाएगा, तो उसमें से पिन पॉइंट करके करना मुश्किल हो जाएगा, एंड आपको पूरे कोर्स के थ्रू जाना पड़ेगा, वो रेपिटेटिव लगता है. और फिर क्या होता है, लास्ट मोमेंट पे सैचुरेशन आ जाता है. तब आप रिपीटेटिव करते रहोगे तो आपका होगा कि आपके मार्क्स स्टक हो जाएंगे,
एंड देन आप क्योंकि मार्क्स ग्रो नहीं कर पाओगे तो डिमोटिवेशन आता है, एंड पूरे कोर्स के थ्रू जाने में फास्ट फास्ट निकलते हो तो आपके जो बैकलॉग्स हैं मिस हो जाते हैं, फिर एग्जाम करेक्ट। पे उसका इफेक्ट दिखता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टेडीली चलो और बैकलॉग्स जितना जल्दी हो सकता है कवर कर लो। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई टाइम लिमिट है कि आपका छूट गया तो अब नहीं हो सकता। जब रियलाइज हो तभी शुरू कर लो, क्योंकि वो आपके लिए सबसे ईजीएस्ट टाइम है, क्योंकि पास्ट में आप जा नहीं सकते और फ्यूचर में और डिफिकल्ट हो जाएगा। सो कंसिस्टेंटली करना काफी इंपॉर्टेंट है। अप्स एंड डाउन तो सबके साथ आते हैं। ये जरूरी है कि आप राइट। रियलिस्टिक टारगेट्स लेकर अप की तरफ जाने की कोशिश करते रहो डाउन के बाद भी। करेक्ट, करेक्ट। सो अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे रोकना चाहूंगा। एक स्टूडेंट जो 100% स्कॉलरशिप ले लेता है फिजी में, सो विच मीन्स ही इज गुड इन व्हाट ही इज डूइंग, बट उसके बाद उसका एनटीएससी क्लियर नहीं हुआ, या केवीपीवाई, और आई डोंट नो, यू शेयर्ड सम एग्जाम्स जो आपसे नहीं हो पाए, probably that was the first set of setbacks or failures, so बहुत सारे बच्चे इन चीजों में बहुत ज्यादा नीचे चले जाते हैं कि यार मेरे से एनटीएससी नहीं हुआ, उसका हो गया, मेरा केवीपीवाई नहीं हुआ, या मेरा एक्सवाईजी नहीं हुआ, ओलंपियाड्स में मेरे रैंक अच्छे नहीं आ रहे, बट उसके बाद यू डिड सो वेल फॉर योरसेल्फ। तो उसके बारे में क्या कहोगे आप? सो बेसिकली एनटीएससी, जेएसटीएससी जो भी एग्जाम्स हैं सब आपकी एक वास्ट नॉलेज को चेक करते हैं, एंड वो आपकी सिर्फ उस लेवल तक की नॉलेज को चेक कर रहे हैं। जेई में अभी काफी कंसिडरेबल टाइम है, उस पीरियड में आप जो करते हो वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। सेकेंडली, अगर आपको एग्जाम्पल्स चाहिए तो मैं से काफी लोग को जानता हूँ, काफी तो नहीं बट सर्टेन लोग को जानता हूँ जिनकी ऑल इंडिया रैंक टॉप 100 में है एंड स्टिल उनका एनटीएससी क्लियर नहीं हुआ था। सो उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। इट्स जस्ट अ गुड थिंग अगर आप उसे क्लियर कर लेते हो तो, बट अगर आप नहीं भी करते हो तो वो एक जस्ट स्टेप था जिसके बियॉन्ड आप डेफिनेटली जा सकते हो। मेरे को भी केपीआई में प्रॉब्लम आई थी, जबकि मेरे मॉक टेस्ट काफी अच्छे जा रहे थे। इट वाज जस्ट दैट कि एग्जाम के दिन मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। मॉक टेस्ट में मेरा काफी बेटर जा रहा था, तो उसमें आपको काफी फील भी होता है कि आई कुड हैव डन और समथिंग लाइक दैट, एंड हो सकता है आपके पीयर्स का क्लियर हो रहा हो, बट इट हैज नथिंग टू डू विद योर जेई आपका जो रिजल्ट आएगा। बिकॉज जो आपका सर्टेन पीरियड भी है ना, कुछ महीने या एक ईयर या जो भी आपके पास टाइम है उस एग्जाम के बाद, वो मोर देन इनफ है अगर आप डेडिकेटेड होकर कर सकते हो तो। इन रिजल्ट्स का आपके जेई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस ये है कि अगर आप सेटबैक में उसको लेकर डाउन चले जाओगे देन फिर वो जेई पे भी इफेक्ट करेगा। बट अगर आप ऐसा नहीं करते हो, पॉजिटिवली लेते हो, तो आपका जेई में कोई इशू नहीं आएगा। और एक दूसरी पॉइंट जो आपने बोला, कि ऑनलाइन पे कुछ थोड़ा सा फोकस कम हो जाता है, तो आपका कहीं ऐसा तो नहीं हुआ जो बहुत सारे बच्चों के साथ होता है आज की डेट में, कि इंस्टाग्राम और फेसबुक और इररेलेवेंट स्टफ, या ऐसे चैप्टर्स में घुस जाना कि उसमें ही पूरी रिसर्च करते जाना, बाकी सिलेबस छूट रहा है? हाँ, तो बेसिकली सोशल मीडिया पे तो मैं मतलब इंस्टाग्राम पे मैं था, बट इट वाज जस्ट फॉर नेम सेक। मैं इंस्टाग्राम खोलता भी नहीं था, तो मेरे को उससे कोई डिस्ट्रैक्शन कभी थी नहीं। डिस्ट्रैक्शन जहाँ से होती थी वो यूट्यूब है, क्योंकि मैं यूट्यूब से काफी कुछ पढ़ने के लिए यूज करता था, बट पढ़ने के साथ साथ हो सकता है किसी और कंटेंट की तरफ भी चले जाओ एंटरटेनमेंट के लिए, एंड देन आपका टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए। तो वो प्रॉब्लम्स थोड़ी थोड़ी सबके साथ रहती हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपको उसको मिनिमाइज करना है, डिस्ट्रैक्शंस को जितना मिनिमाइज कर लो, स्पेशली एंड पीरियड में। जब आप 2 या 4 साल के लिए कर रहे हो तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, बट लास्ट के पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल मत हो। उसको बिल्कुल छोड़ के यूट्यूब का सिर्फ फायदा उठाओ जितना उस पर आजकल अच्छा कंटेंट है। एंड बिल्कुल, बिल्कुल। सेकेंड पॉइंट तो जो ये है कि हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट मेरे दिमाग से इससे पहले कि छूट जाए, तो अभी क्या है कि इंफॉर्मेशन का कैओस है, इंटरनेट या नॉलेज या बुक्स, या सो यू हैव टू बी रियली वेरी फोकस कि आपको क्या चाहिए, आप उस पे टाइम लगाएं और दूसरी चीजें छोड़ दें। सो वेरी गुड पॉइंट, थैंक्स आदित्य। डेफिनेटली। और सर ने जैसे अभी एक वो भी पॉइंट बोला कि किसी टॉपिक में पर्टिकुलर ज्यादा डीप में चले जाना। सो इट हैपेंस, अगर आपका कुछ फेवरेट सब्जेक्ट हो, कुछ जैसे मेरी फिजिक्स में थी, तो उसमें ऐसा होता था कि मैं मतलब एक ही उसमें डीप चला गया, और हो सकता है कि मेरे को मैथ्स का कोई टॉपिक या केमिस्ट्री का कोई टॉपिक पसंद नहीं है, वो मेरा छूट गया। ऐसा मेरे साथ हुआ है। बट एंड की जो आपका प्रिपरेशन आता है ना, उसमें बहुत जरूरी है कि अब आप अपने सारे बायस छोड़ दो एंड कंप्लीट कोर्स की तरफ ध्यान दो। और इसमें मेंस एक अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि मेंस इज अबाउट कोर्स कवरेज। सो वो आपको एक बेसिकली ना कोर्स अच्छे से कवर करा देता है, ताकि फिर एडवांस के लिए आपका कुछ ऐसा ना हो कि कुछ छूटा हुआ हो, एंड देन फिर एडवांस के लिए फोकस कर सकते हो। एंड मोमेंट पे कुछ नई चीज नहीं उठानी चाहिए। अगर आपको कुछ अच्छे लेवल का करना भी है, कोई हायर बुक सॉल्व करनी है, तो आप इनिशियल प्रिपरेशन से भी एक स्टेप करके चलो। लास्ट में आपने जो करा हुआ है उसको अच्छे से कवर करना है बस। एंड वेरी गुड। यूट्यूब पे भी आपका ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब बेसिकली ना, सबसे पहले बेसिक्स पे ध्यान दो। यूट्यूब पे भी बहुत तरीके का कंटेंट है, बट कुछ कंटेंट ट्रस्टेबल भी है जो कि काफी फेमस भी है। काफी चैनल्स हैं, वो मैं वैसे अपने चैनल पे भी कवर करूंगा कि कौन कौन से चैनल मैंने फॉलो किए थे।
क्योंकि वो ऐसे दिमाग में Right. सब तो नहीं आते, बट कुछ ऐसे चैनल है जो ट्रस्टेबल है, बिल्कुल अच्छा कंटेंट देते हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो वैसे, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। आदित्य, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे मेरे से पूछते हैं, खास करके जो बच्चे छोटे टाउन में रह रहे हैं और दिल्ली आना चाह रहे हैं प्रिपरेशन में, तो कई लोगों ने बोला कि रेगुलर स्कूल वर्सेस अ स्कूल जहाँ पे आपको रोज नहीं जाना पड़े और आप पूरा जेई की तैयारी पे ध्यान दे सके। सो व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव? क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं ये बात, और मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं जब आईआईटी क्लियर किए हुए बच्चे आएंगे ना, तो मैं उनसे ये जरूर पूछूंगा। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो बेसिकली मेरा पहले तो इंक्लिनेशन यही था कि मैं नॉन अटेंडिंग ज्वाइन करूंगा। सो बेसिकली क्योंकि बट उसके बाद मैंने वो करा नहीं, एंड इवेंचुअली कोविड की वजह से 12th अपने आप ही एक ऑनलाइन हो गया, तो मेरे को तो ऐसा आइडिया लगा भी नहीं। बट अगर आपका स्कूल कोऑपरेटिव है ना, देन आपको नॉर्मल स्कूल में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर मैं स्टैटिस्टिकली भी बोलूँ, तभी मैंने नोटिस किया है कि काफी जो टॉप रैंकर्स भी होते हैं, काफी सारे उसमें नॉर्मल स्कूल से रहते हैं। बट हाँ, एक ये पॉइंट जरूर है कि कोई भी बहुत स्ट्रिक्ट स्कूल से मेरे को नहीं मिला। कुछ स्कूल में ऐसे नाम नहीं लूंगा, बट कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो ना अपना काफी फोकस करते हैं, तो वो थोड़ा सा अटेंडेंस रिलैक्स नहीं करते, एंड काफी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो स्कूल बच्चे जनरली छोड़ते हुए मैंने देखे हैं। बट अगर आपका स्कूल कोऑपरेटिव है, देन इट्स ओके। नॉन अटेंडिंग में जनरली कोई इशू नहीं रहता, बट कोविड के टाइम में थोड़ा इशू आया था, क्योंकि तब सारा आपका मतलब ग्रेडिंग का क्राइटेरिया चेंज हुआ था, तो उसमें काफी बच्चों की परसेंटेज बहुत लो चली गई जिनका नॉन अटेंडिंग था। सो इट्स बेसिकली अ पर्सनल चॉइस। मैंने पर्सनली तो कोविड टाइम में किया है, तो मैं इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस तो मेरा कुछ है नहीं, बट मैंने बाकियों का देखा है। सो बेसिकली आपका अगर स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट है तो थोड़ा सा इशू है, नहीं तो काफी बच्चे तो स्कूल जाकर भी जेई का पढ़ रहे होते थे अपने फ्री टाइम में। तो कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो, और स्कूल आपका कितना आपको सपोर्ट कर रहा है। एक और चीज, अगर आप कंफर्टेबल, व्हाट वाज योर एआईआर इन मेंस एंड व्हाट वाज योर एआईआर इन एडवांस, and what do you analyze out of that which can benefit a lot of students? हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है मेरे साथ, क्योंकि मेरी मेंस में ऑल इंडिया रैंक थी 4200, एंड देन एडवांस में 4300 के आसपास। तो बेसिकली मेरा Okay. मेंस से एडवांस में ज्यादा कुछ ट्रांजिशन नहीं हुआ, बल्कि 100 रैंक थोड़ी डाउन हो गई, जो कि सिंपली मेरी मिस्टेक थी पेपर के टाइम जो मैंने करी थी। जनरली मेरा मेंस अच्छा नहीं जाता था, मेरा एडवांस बेटर जाता था, बिकॉज मैं इनिशियली से ही एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा था। तो मेरे साथ हमेशा ये होता था कि जब भी मैंने जो इंस्टीट्यूट में भी टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट दिए, मेरा एडवांस बेटर जाता था। सो इट वाज वेरी वियर्ड थिंग, एंड उससे मेरे को थोड़ा सा लगा भी था कि मेरे इतने वैसे क्यों आए। बट देन मैंने फिर थोड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट पे देखा कि आईआईटी कानपुर मेरे को मिल रहा है, देन एवरीथिंग गॉट वेरी गुड। बट हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एडवांस की जो एक स्पेसिफिक प्रिपरेशन का जो लास्ट का टाइम है ना, वो टाइम हमारा सितंबर अक्टूबर तक पहुंच गया था। सो इट वाज कंप्लीटली सैचुरेटेड फॉर मी। सो इसलिए उस टाइम में मैं कुछ ना ग्रोथ नहीं ले पाया। आई वाज जस्ट रिपीटिंग द स्टफ जो मुझे ऑलरेडी आता था। सेकेंडली, पेपर टेम्परामेंट। एडवांस के टाइम पे थोड़ा सा मैंने गलती कर दी, क्योंकि पेपर वन आपका आसान आया था, एंड इजी पेपर थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट पेपर के लिए ज्यादा प्रिपेयर था। इजी पेपर में थोड़ी गलती कर दी, और इजी क्वेश्चन में गलती थोड़ा कॉस्ट कर जाती है। सो इससे काफी इंपॉर्टेंट है कि आप हर पेपर के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर अच्छे से करो, एंड लास्ट के मोमेंट पे चाहे कुछ भी रीजन हो, सैचुरेशन या कुछ भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोकस मत लूज करो, क्योंकि उससे आपकी पुरानी प्रिपरेशन का जो ना फ्रूट है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लास्ट में फोकस मत लूज करो, तो आपका काफी जितना आपने प्रिपरेशन किया उससे अच्छा आउटपुट मिलेगा। कभी कभी कोई ऐसा बिल्कुल वैसा डाउन टाइम जरूर आया होगा, सबका आता है, और ये मैं चाहता हूँ स्टूडेंट समझे, कुछ ऐसा हुआ होगा जब आपको लगा होगा कि यार, अरे माय गॉड, ये नहीं होता। ऐसा कुछ हुआ कभी? ऐसे दो इंस्टेंसेस थे। सबसे पहले तो 11th में ऐसा बस एक इंस्टेंस था, बिकॉज बेसिकली हमारे टॉप बैचेस होते हैं, तो जब भी रीशफलिंग टेस्ट होता था मैं हर बार टॉप बैच में ही आ रहा था। बट थोड़ा सा हमारा मेरे ईयर में सिस्टम थोड़ा सा अजीब हो गया था। वैसे हमारा रीशफलिंग के बाद टॉप बैच में आने का तो बैच फिक्स हो जाता था, देन जेई तक उसको फास्ट पढ़ाते थे। बट हमारा एक और रीशफलिंग टेस्ट हो गया, एंड उसमें आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, क्योंकि 11th की बात है, कि मैंने क्या गलती करी थी। बट फॉर सम रीजन मैं सेकंड बैच में आ गया था, फर्स्ट और सेकंड रैंक से उस बैच में, मतलब मैं एक दो रैंक से पीछे हो गया था। तो मैं उससे फर्स्ट बैच की जगह सेकंड बैच में आ गया था। सो फर्स्ट बैच में मेरे दोस्त भी ज्यादा थे, सो डेफिनेटली थोड़ा सेटबैक तो लगता है। सो उस पीरियड में मेरे को काफी टाइम तक वो लगा था। बट देन हमारे बैच के टीचर्स काफी अच्छे थे, तो मैं फिर उसका वेल इक्विप हो गया। देन मैंने बैच को पीछे छोड़ के प्रिपरेशन कंटिन्यू करी। सो काफी अच्छा रहा वो फाइनली तो। बट उस टाइम पे मेरे को काफी फील हुआ था, बिकॉज फर्स्ट बैच में कंसिस्टेंटली था, तो उसमें फ्रेंड्स भी थे, एंड देन सेकंड बैच में थोड़े नए लोग भी थे, तो वो थोड़ा सा लगता है। तो एक ये एक इशू था। एंड सेकंड,
ऑफलाइन में तो मेरे को ज्यादा कोई सेटबैक इतना आया नहीं, ऑनलाइन में थोड़ा सा आया क्योंकि मेरा कोर्स छूटने लगा था, प्लस आपके जो मॉक टेस्ट है उसमें मार्क्स थोड़े से कम आने लगे थे जितना मैं प्रिपरेशन कर रहा था उसके अकॉर्डिंग। तो मतलब क्योंकि मेरी टारगेट रैंक तो 1000 के अराउंड थी, तो 4000 में अगर रैंक आती तो थोड़ा सा आपको एक प्रिपरेशन का वो रहता है। इनिशियली मेंस में मेरी जो परसेंटाइल आई थी, मैं 99 के ऊपर तो स्कोर कर पा रहा था, बट आई वाज टारगेटिंग हायर, तो मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि ये तो मतलब कंसिडरेबली पीछे हो गया। एंड देन थोड़ी सी सीरीज होती हैं जो थोड़ी सी ना ज्यादा डिफिकल्ट होती हैं, लाइक AITS वगैरह है, तो उसमें मेरे मार्क्स काफी लो हम्म आ रहे थे। तो जब आपके थोड़े मार्क्स लो हम्म आते हैं ना और आपका इनिशियली प्रिपरेशन अच्छा चल रहा था, लास्ट में कुछ प्रॉब्लम आने लगती है, बिल्कुल लास्ट में 4 इयर्स के बाद, तो आपको थोड़ा सा डेफिनेटली फील होता है कि ऑनलाइन में कुछ गड़बड़ हो रही है या आपका कोर्स अब पीछे छूट गया है, कवर कैसे होगा। सो एक वो इशू 100% रहता है, मेरे साथ भी हुआ था। तो 12th के ही एंडिंग की तरफ की बात है जब कोर्स खत्म होने वाला था, तो ऑनलाइन की उसी हम्म पीरियड में, और ऑब्वियसली कोई इंटरेक्शन नहीं थी, तो डेफिनेटली ज्यादा लगता है। सो उससे कुछ टाइम में हम्म प्रिपरेशन लो भी गई थी। बट व्हाट आई डिड इज, मेरे फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट काफी क्लोज थे, तो उसमें में मेरी परसेंटाइल 99.1 या 2 के आसपास थी, विच इज ऑल्सो गुड, बट मेरे को थोड़ा सा बेटर चाहिए था। तो उसके बाद मेरी प्रिपरेशन मैंने थोड़ी सी अपस्केल करी कि अब मेरे पास थोड़ा टाइम है, कोविड के सेकंड वेव की वजह से बीच में गैप आया था, तो थर्ड अटेम्प्ट से पहले मैंने काफी अच्छे से प्रिपेयर किया, सारे अपने पुराने टॉपिक्स कवर किए, जेई मेन टॉपिक्स, काफी यूट्यूब सोर्सेज और उन्होंने भी मेरी हेल्प करी, तो उनके थ्रू मैंने थोड़ा सा और वो किया, टीचर्स जो अपने थे उनसे इंटरेक्ट किया, तो उससे मैं थोड़ा ग्रो किया। थर्ड अटेम्प्ट में फिर मेरी बेस्ट परसेंटाइल आई 99.64 समथिंग। एंड देन फिर मैंने एडवांस के पीरियड में थोड़ा सा उसमें थोड़ी गड़बड़ रही, तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ थोड़ी सी लास्ट पीरियड में मिस्टेक्स रही हैं, बट स्टिल आई वाज एबल टू गेट इनटू IIT कानपुर बिकॉज मैं स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट था। सो इवन आफ्टर एंडिंग की मिस्टेक्स, क्योंकि मेरे पहले से थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट बिल्ड थे, मेरे को थोड़ा सा एडवांटेज है। हम्म। सो पेरेंट्स का सपोर्ट सिस्टम कैसा था घर पे? आर यू द फर्स्ट IITian फ्रॉम योर इमीडिएट फैमिली, और क्या सीन था मतलब? फ्रॉम माई इमीडिएट फैमिली नियरली यस, मतलब बीटेक से तो मैं ही हूँ, कुछ लोग PhD है उससे वैसे हैं। सो हाँ, बीटेक से इमीडिएट फैमिली में मैं ही हूँ, एंड पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट था, वो तो स्टार्टिंग से ही मेरे सपोर्ट में थे। 8th में भी बेसिकली उन्होंने नहीं एनरोल कराया था, वो सबको ये कहते कि मैंने कहा कि एनरोल करा दो, इसलिए उन्होंने कराया, और उन्होंने कोई भी इसमें कोई प्रेशर नहीं दिया, अगर मैनेज नहीं हो रहा तो कोई भी बात नहीं है। एंड 9th 10th तो बेसिकली ना उनका बस ये था कि फाउंडेशन के लिए अच्छा है। देन 11th 12th सीरियस ईयर्स होते हैं, तो उसमें भी उन्होंने पूरी जर्नी के थ्रू काफी अच्छा सपोर्ट किया, जब भी ऑनलाइन में भी कुछ प्रॉब्लम आई, तो वो तो काफी बेटर था, मतलब काफी अच्छी चीज थी मेरे लिए, दैट्स व्हाई वो तो काफी बढ़िया था। सो यस। तो पढ़ते रात को थे कि दिन को थे कि सो व्हाट्स योर पैटर्न, एक्चुअली ऑनलाइन में मेरे पैटर्न थोड़े चेंज हुए, मैंने दोनों एक्सप्लोर किए। मोस्टली मेरा नाइट का है, मतलब ऑब्वियसली मैं दिन में पढ़ता हूँ, बट कुछ होते हैं जिनका अर्ली मॉर्निंग होता है और कुछ होता है जिनका थोड़ा सा लेट नाइट होता है। सो मेरी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी लेट नाइट की थी, बट मैंने अर्ली मॉर्निंग भी कुछ मंथ्स के लिए ट्राई किया हुआ है, इवन फॉर अ चेंज। उससे प्रिपरेशन में आपको थोड़ा सा वो आ जाता है, तो चेंज आपके लिए वैसे बेटर रहता है। सो मैंने एक अर्ली मॉर्निंग भी ट्राई किया, उसमें भी अच्छा चला। जब मेरे को अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा रेपिटेटिव लगने लगा, तो मैं फिर से अपने नाइट के शेड्यूल पे शिफ्ट हो गया। शेड्यूल इतना गो अहेड प्लीज। शेड्यूल आपके उतना इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जो डेली गोल्स हैं और वीकली गोल्स हैं वो बिल्ड करो। बट आपका डेफिनेटली, मतलब ये मेरा पर्सनल है, सबका डिफरेंट हो सकता है, मैं कभी भी ऐसे नहीं करता था कि मैंने कोई टाइम स्लॉट किसी सब्जेक्ट को अलॉट ही कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा मैं उसको अपना फ्री विल रखता था, ऐसे कि मेरे डेली गोल्स कंप्लीट हो एंड वीक। और वो ये भी कभी कभी होता है कि गोल्स कंप्लीट नहीं होते, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा रियलिस्टिक गोल रखो, और एक आपके जो गोल छूटे उनका भी एक टाइम आप मान के चलो। ऐसा मत करो कि आपने बिल्कुल ही स्टॉन्च गोल्स बना लिए, क्योंकि कई बार आपको छूट जाएंगे, एंड कुछ दिनों बाद आपको रियलाइज होगा कि मेरे तो पीछे का ही छूटा हुआ है, मैं आगे के गोल्स कैसे फॉलो करूँ। सो उसमें थोड़ा सा करेक्ट। रिलैक्स रख के चलना चाहिए, एक गैप होना चाहिए जो आपके बैकलॉग को कवर करने का आपको टाइम। सो आदित्य, अब आई थिंक बहुत अच्छे पॉइंट्स आप शेयर कर रहे हो। सो अब बहुत सारे स्टूडेंट अब फेस करने जा रहे हैं मेंस और एडवांस, सो इस समय यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज आप उस साइकिल से गए हो, तो आप उनका थॉट प्रोसेस या मेंटल वो समझ सकते हो। सो इस समय क्या एडवाइस होगी उनके लिए जो बस अब लड़ने जा रहे हैं जंग, सो जेई 2022 एस्पिरेंट्स की अगर बात करें, तो आपको अभी काफी ये सब पता चल रहा होगा कि कंपटीशन है, ये सब है, काफी फैक्टर्स होंगे। आप तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो बहुत क्लोज है, इट्स लाइक 1 मंथ। बट इस बार एक स्पेशल चीज ये है कि इस बार ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि कुछ पोस्टपोन होने का स्कोप। सो बेसिकली आपका फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट के बीच में बोर्ड्स है, एंड सेकंड अटेम्प्ट होते ही 1 मंथ के अंदर आपका एडवांस है। उसकी डेट आ गई है, आई थिंक इट्स जुलाई 3rd। सो आई थिंक अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मंथ तो आप भूल जाओ कि कुछ भी और है। एक ही महीना है,
पूरे फोकस से पढ़ो और फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा परसेंटाइल ले लो, बिकॉज अगर आपका टारगेट आईआईटीज है देन आपको एडवांस के लिए इतना सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा, वो भी बोर्ड्स के साथ। तो सेकंड अटेम्प्ट को अगर आप रखोगे तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी हो सकती है। सो आपके पास अभी 1 मंथ है, आपने अच्छे से जितना भी पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज करो, मॉक टेस्ट लगाते जाओ, एग्जाम टेम्परामेंट बहुत जरूरी है, एंड देन अटेम्प्ट दोनों देना है, बट अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा फोकस लगा दो ताकि आप फिर एडवांस की प्रिपरेशन की तरफ शिफ्ट कर सको। सेकंड अटेम्प्ट फिर भी देना जरूर है। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट पूछनी है कि क्या प्लान बी था? मान लीजिए कुछ हो जाता है, लाइफ इज वेरी अनसर्टन, कि आपका एडवांस में आप 6,000 पे गिर जाते, 8,000 10,000 पे चले जाते हैं, कई बच्चों के साथ होता है। तो आपका कोई प्लान बी था? क्या सोचा था, मतलब कि अगर कहीं नहीं हुआ तो? सो बेसिकली प्लान बी एक्चुअली मतलब जैसे मेरा प्लान ए वाज ऑलवेज आईआईटीज एंड प्लान बी मेरा जेई मेन से था। मैंने उसके अलावा इनिशियली तो कभी कुछ सोचा ही नहीं था क्योंकि मेरी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही थी जैसा मैंने बताया, बट जब थोड़ी सी कम आई, एंड कभी कभी मेडिकल रीजंस भी हो सकते हैं, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट योर प्रिपरेशन। सो इसलिए Absolutely. मैंने बेसिकली इंजीनियरिंग के अलावा तो कुछ नहीं सोचा था, मेरा कोई प्लान भी किसी दूसरे डोमेन में नहीं था, बट आई गेव ऑल द एग्जाम्स ऑफ इंजीनियरिंग। बेसिकली मैंने बिट्स भी दिया था, मैंने वीआईटी का भी एग्जाम दिया था, एंड यूजी Okay. डबल में मिस हो गया था, ट्रिपल आईटी हैदराबाद का जो होता है, बट वो मेंस के थ्रू भी होता है उसका। सो मैं मेंस में ही, इसलिए मेरा टारगेट था कि मैं एक अच्छी परसेंटाइल लूं ताकि मेरे मेंस के थ्रू सब जगह सीएस मिल जाए। इसलिए 99.64 वाज इंपॉर्टेंट, बिकॉज उससे मेरे को डीटीयू एनएसयूटी सब जगह कंप्यूटर साइंस मिल गया था। सो Very वो good एक मेरा point. प्लान भी ऑलरेडी रेडी था एडवांस में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो। प्लस मैंने वीआईटी दिया था एंड उसमें भी मेरी ऑल इंडिया रैंक 217 के क्लोज थी, तो मतलब वो भी एक सब्स्टिट्यूट हो गया था। एंड उसके पहले मैंने बिट्स भी दिया था वीआईटी के बाद, एंड बिट्स में भी मेरा अच्छी आ गए थे मार्क्स। सो मेरा एक वो भी प्लान रेडी था, उसके बाद ही जेईई मेंस एडवांस हुआ था। तो अब ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डीटीयू में आपको कंप्यूटर साइंस फॉर श्योर मिल रही थी, और उसकी जगह आपको दूसरी स्ट्रीम में आईआईटी कानपुर या आईआईटी, और वहां डिसाइड कैसे किया? मैं ये नहीं कहूंगा कि ये रास्ता सही है या ये रास्ता सही है, बट मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ कि डिसीजन मेकिंग, आपने कैसे वो डिसीजन मेकिंग करी, रैंक सॉरी कॉलेज वर्सेस स्ट्रीम? सो एक्चुअली मैंने आईआईटी कानपुर में लोकल स्ट्रीम चूज करी, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे लगता है डिसीजन दूसरे से बेटर है। मैंने जो रियलाइज किया सबसे बात है कि वो ये था कि दोनों डिसीजन सही है। इट मैटर्स कि आप कॉलेज में जाके क्या करते हो, वो फाइनली करेक्ट। डिसाइड करेगा कि आपको क्या आगे जाके मिलता है। दोनों डिसीजन सही है। तो देन आई वेंट ऑन विद माय पर्सनल प्रेफरेंस जो कि आईआईटी था। बट मेरे को काफी लोगों से ये भी रिकमेंडेशन मिला था जो कि एलुमनाइज है आईआईटीज के, जो मेरे कांटेक्ट में है, काफी अभी बड़ी कंपनीज के प्रेसिडेंट की भी पोस्ट पे जो मेरे कांटेक्ट में थे। तो उन्होंने मेरे को काफी ये बताया कि आईआईटी से जो एलुमनाई नेटवर्क और एक बेसिकली कल्चर, एक एक्सपोजर मिलता है ना, वो बाकी टीयर 1 इंस्टीट्यूट्स में नहीं है। प्लस एक अंदर की बात आईआईटीज में ये भी है कि आप उसमें बेसिकली आईआईटी कानपुर में इलेक्टिव्स भी शायद काफी ज्यादा है। प्लस उसमें ये भी है कि आप ना अपने कल्चर अगर आप बना लेते हो सीएस वालों के साथ, तो आप एक अच्छा कल्चर भी है। तो बेसिकली आप किसी भी स्ट्रीम से हो आप कोडिंग फॉलो कर सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंजीनियरिंग में काफी लोगों को लगता है कि कंप्यूटर साइंस में आपको बिल्कुल प्रोफेशनली कराया जाता है, बट एक्चुअल चीज ये है कि कंप्यूटर साइंस में भी जो कोर्सेज हैं उसमें से काफी पार्ट थियोरेटिकल भी है एंड काफी पार्ट वो है जो आप प्रोफेशनली यूज नहीं करोगे। तो प्रोफेशनल पार्ट कंप्यूटर साइंस वाले लोगों को भी खुद ही करना होता है, लाइक अदर स्ट्रीम स्टूडेंट्स जिनको कंप्यूटर साइंस में जाना है। तो वो आपका एक कॉमन एलिमेंट है, बस फर्क इतना है कि वो कंप्यूटर साइंस ही कर रहे हैं, आप कुछ डिफरेंट स्ट्रीम करो तो आपकी थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी। सो आई चूज दैट राइट। नेटवर्क एंड एलुमनाई नेटवर्क एंड बेसिकली द अपॉर्चुनिटीज आई चूज हियर। बट दूसरा डिसीजन भी कोई गलत नहीं है, वो कोई भी चूज कर सकता है, डिपेंड्स कि कॉलेज में आगे क्या करते हैं, वो आप फर्दर डिसाइड करते हैं कि आप क्या करोगे फ्यूचर में। So I think Aditya, that's a wonderful point which you have shared. और अभी मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट बिकॉज ऑफ माई सन एंड आप सब बच्चों के साथ जिनके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, आज की डेट में मुझे पता है बच्चे कंप्यूटर साइंस से नहीं है, बट दे गॉट ह्यूज इंटर्नशिप्स राइट नाउ फ्रॉम ब्लॉकचेन कंपनीज, क्रिप्टो करेंसी कंपनीज, कोडिंग कंपनीज, एंड दे आर नॉट नेसेसरीली फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। सो आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट ये सबके साथ शेयर किया है कि इफ यू हैव पैशन फॉर समथिंग, आप फिर भी उसको कर सकते हैं, नॉट नेसेसरीली कि आपको उस ब्रांच में ही मिला होना चाहिए, आप उसके अलावा भी उसमें जा सकते हो। दैट्स वंडरफुल पॉइंट। सो अब आदित्य, अब क्या प्लान है? आप तो पहुंच गए कॉलेज, और थोड़े दिन उसकी खुशी खुशी अभी भी है, आई नो, बट अब ये भी दिमाग में चल रहा है कि व्हाट नेक्स्ट? तो अब एजेंडा क्या है? व्हाट्स योर नेक्स्ट एजेंडा नाउ?
सो बेसिकली जब मैंने आईआईटी कानपुर चूज किया एंड मुझे पता था कि मेरे को सीएस साइड जाना है, इट्स नॉट वेरी स्ट्रिक्टली कि सॉफ्टवेयर साइड ही जाना है। काफी लोग आपकी करंट ब्रांच अगर आप जैसे सिविल में भी हो, उसको भी काफी लोग एआई वगैरह से मर्ज करके प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। सो आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन इनोवेशन एंड स्टार्टअप कल्चर भी आईआईटीज में बेस्ट है, दैट वाज अनदर रीजन आल्सो। सो बेसिकली मेरे को हमेशा से थोड़ा सा इस साइड पे जाना था, इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल भी शुरू किया, नेटवर्किंग वगैरह करी थोड़ा सा। मेरे को मजा भी अच्छा भी लगता है मेंटरशिप करने में। सो बेसिकली मैंने मल्टीपल चीजें शुरू करी, मेरे को ऑलरेडी पता था कि आगे जो जर्नी है वो मेरी काफी थोड़ी सी डिफिकल्ट रहेगी, कि मैं काफी डोमेन्स में एक्सपैंड कर रहा हूँ। तो मैंने इसलिए काफी अर्ली से चीजें शुरू कर दी थी। आई स्टार्टेड यूट्यूब चैनल एंड मैं थोड़े से कोर्सेज वगैरह कर रहा हूँ, बेसिकली जो मेरे को कंप्यूटर साइड जानना है जिसमें भी। बुक्स वगैरह मैंने रीडिंग करना थोड़ा शुरू किया, एक अच्छी हैबिट बनाई, क्योंकि बुक से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट एनीथिंग जो भी आप गेन करना चाहते हो। सो उसकी तरफ मैं थोड़ा वर्क कर रहा हूँ। एंड अब तो आई हमारा कैंपस भी खुलने वाला है, तो उसकी भी काफी खुशी है। अब जाके एक्चुअली मैं मीट करूंगा सीनियर से, तो वही एक नेटवर्किंग का एस्पेक्ट होता है, उससे भी काफी सीखने को मिलता है। सो अभी मैं बस अपने कोर्स के थ्रू चल रहा हूँ एंड अच्छी सीपीआई मेंटेन कर रहा हूँ। आपका एकेडमिक अच्छा रहना चाहिए, जो कि एक एस्पेक्ट है, एंड बाकी एस्पेक्ट जो होते हैं उनकी तरफ वर्क कर रहा हूँ। तो यूट्यूब चैनल जैसे मेरा वो करना, एंड क्रिप्टो करेंसी जैसे कि उन्होंने बताया, ब्लॉकचेन, वेब डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, इन तरफ सारे डोमेन्स की तरफ कर रहा हूँ। एंड थोड़े से प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स वगैरह भी टेक ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे थोड़ा सा इन हैंड एक्सपीरियंस है। नॉट टू ओवरवेलमिंग कि आपको बहुत सब कुछ एक साथ नहीं लेना है, प्लानिंग के साथ टाइम मैनेजमेंट जितना आपको कर सकते हो, थोड़ा प्रोडक्टिव टाइम एंड थोड़ा सा आपके एंटरटेनमेंट टाइम के साथ मिक्स करके, तो वैसे फॉलो कर रहा हूँ। और अब आगे अपने लास्ट पॉइंट पे, तो पढ़ाई के अलावा क्या आपको अच्छा लगता है, क्या करते थे आप? स्पोर्ट्स, जेई म्यूजिक, व्हाटएवर। जेई के टाइम में आई वाज ऑलवेज इनटू स्पोर्ट्स, क्योंकि तो बेसिकली मैं शायद 5 इयर्स की एज से मैंने टाइकोंडो ज्वाइन किया था, तो मैं कंसिस्टेंटली स्पोर्ट्स में हूँ। लॉन टेनिस वगैरह खेलता था। फिर थोड़ा सा मेरा ब्रेक आया, जब पढ़ाई बढ़ना शुरू हुई, तब मैं घर से एक्सरसाइज करने लगा। बट मेरा 1 आवर का एक अच्छा एक्सरसाइज का शेड्यूल हमेशा रहता है, बिकॉज हेल्थ इज सबसे प्राइमरी। एंड डाइट और आपका एक्सरसाइज का शेड्यूल अगर अच्छा है, तो वो तो सबसे प्राइमरी है। उसके बाद ही आपकी बाकी सब चीजें आती हैं, तो वो मैंने हमेशा से मेंटेन किया है। एंड बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये सब कुछ मेरे फेवरेट पार्ट्स हैं, जो मैं आईआईटी में जाके परस्यू करने में काफी एक्साइटेड हुआ जब कैंपस खुले। सो एक स्पोर्ट्स में मेरा वो एस्पेक्ट हमेशा रहा है। बाकी मैं थोड़ा सा आर्ट वगैरह भी बनाता था अपने फ्री टाइम में। एंड वेरी गुड। यूट्यूब वगैरह पे बेसिकली वैसे कंटेंट भी देखना, कि मेरे को थोड़ा सा स्टार्टअप की तरफ ही इंटरेस्ट है, तो मैं उसकी तरफ भी वर्क करते रहता हूँ। सो मैं उसकी तरफ भी चीजें थोड़ा सा, और एंटरटेनमेंट के एस्पेक्ट से यूट्यूब पे और भी वैसे कंटेंट है, कुछ टाइप ऑफ वेब सीरीज है, कुछ ऐसे देख लिया, तो वो सब मैं करते रहता था। गेमिंग वगैरह में मेरा उतना था नहीं कभी, तो गेमिंग का काफी लोगों का एडिक्शन हो जाता है, मेरे को थोड़ा सा एडवांटेज था कि मेरे को भी ऐसा हुआ नहीं, और थोड़ा बहुत मैं ये सब एंटरटेनमेंट में करते रहता था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो आई थिंक मतलब मेरी तरफ से तो आई हैव आस्क्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड आई एम रियली एक्साइटेड, क्योंकि आपका और मेरा हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट काफी सिमिलर है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप एंड यूट्यूब एंड exchanging information and learning with others. So I would say, Aditya, thank you very much for spending your time with us. And थैंक यू I'm सो going to मच। work a lot with you and a lot of energetic youth like you. So we will all stay connected. So thank डेफिनेटली। you very much. Thank you very much थैंक for यू your सो time. मच सर, थैंक यू। My pleasure.